हेलो नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा पे। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, इस समय परीक्षाओं का चल रही हैं, चाहे वह इंटर की हो, चाहे वह हाई स्कूल की हो, और चाहे वह ग्रेजुएशन की, तमाम परीक्षाएं इसमें चल रही हैं। इसी बीच आपका सुबह आज हाई स्कूल के साइंस यानी कि विज्ञान का पेपर हुआ है, जो कि देख रहे हैं सामने आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन में है। ठीक है, तो पहले आपको हम इस पेपर को दिखाएंगे, उसके बाद इसका कुछ पार्ट का हम जो आपको सॉल्यूशन भी देंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि सॉल्यूशन लास्ट में ही मिलेगा। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको अभी कराते चल रहा हूँ, और उसके साथ साथ आपको पेपर भी देख लीजिए कि आपका पेपर कैसा आया था। ठीक है, 2022 का। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे वीडियो में। ठीक, जैसा आप देख रहे हैं, पेपर कोड 824 है। 824 पेपर कोड है, बीपी करके है। और ये देखिए, हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बाकी सब इंस्ट्रक्शन है, आप जानते ही हैं। 3 खंड में पेपर दिया जाता है। तो पहले बढ़ते हैं खंड का की तरफ, यानी पार्ट ए। ठीक है, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, तो फोकस दूरी की बात किया है, तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा। ठीक है, यानी कि 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या लिखा है। इसका सॉल्यूशन मतलब एंड में है, आप इसका सॉल्यूशन आखिरी में दिया गया है। ठीक है, आपको हम दिखा देंगे, पहले इसको देख चलिए क्या इसमें सही है, कौन कौन सा। ठीक है, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। यानी किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। मतलब कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखे कि वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और प्रतिबिंब से बड़ा बने। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 4 क्या है? लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में रखना है। ठीक है, तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा है कि वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या है। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक बता दें आपको, ऑप्शन नंबर 4 सही है, किलोवाट घंटा। ठीक है, कौन सा है? किलोवाट घंटा। आपका किलोवाट घंटा सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, आगे बढ़िए इसी क्रम में। धारा का मापन करते हैं विद्युत जनित्र द्वारा, धारामापी द्वारा, अमीटर द्वारा, विद्युत मोटर द्वारा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, यानी कि अमीटर द्वारा, इसको अमीटर द्वारा विद्युत धारा की मापन की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक, बढ़ते हैं। देखिए ये आपका हिंदी था, अब यही सब बात इंग्लिश में लिखा गया है। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ें, फिर बढ़ते हैं फिर अंग्रेजी तरफ। और दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण को फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक है, इसका भी सॉल्यूशन अंत में है। ठीक है, देख लीजिएगा। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, श्वेत प्रकाश के प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम लिखिए। ठीक, और वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए, इसके मात्रक को भी लिखना है। ठीक, ये आपका हिंदी था, और बाकी इसी का देखिए इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया है दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। आवश्यक किरण आरेख भी खींचना है। ठीक है, आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसका बताना है कि दूरदृष्टि का दोष क्या है और इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। ठीक है, अथवा करके दिया है एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। किरण आरेख खींच करके बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करना है। ये भी 4 नंबर के, या तो दूरदृष्टि वाला किए होंगे, या तो आप ये वस्तु वाला किए होंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़िए। एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो तो इसके प्रतिरोधकता की गणना करना है। ठीक है, ये आपका खा वाला है, दूसरे का खा। अथवा करके देख लीजिए। 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 परस्पर समांतर में जुड़े हुए हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। एमके सर इसको बहुत बढ़िया से पढ़ाए हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप अगर पढ़े होंगे तो आप बहुत ही बढ़िया से आप इस क्वेश्चन को किए होंगे। 3 प्रतिरोध का समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, वीडियो सब पढ़िए प्लेलिस्ट में। ठीक है,
तो देखिए आगे, व्हाट डू यू मीन, इसी का इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, अभी जो आप देखे हैं क्वेश्चन, इसी का क्या है, इंग्लिश वर्जन है। चलिए फिर देखिए, 2 बार पेपर लग गया है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से 7वें पेज से, ये भी इंग्लिश वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 4 पर, नामांकित आरेख खींच के किसी वैद्युत मोटर का सिद्धांत एवं कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। भाई साहब कसम से, ये जो है वैद्युत मोटर जो है हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इसकी किरण आरेख मतलब इसका पूरा डायग्राम बनाना पड़ता है, इसकी पूरी विधि समझानी पड़ती है कैसे वर्क करता है। ठीक है, या आप कर सकते हैं 2 बल्ब जिसमें एक तार का 100 वाट, एक पर 100 वाट 220 वोल्ट, दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है। विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के तथा के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं। विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाएगी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध, उनका तुल्य प्रतिरोध तथा उनसे ली गई अलग अलग धारा का मान बताइए। ठीक है, थोड़ा से 7 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव है, लॉन्ग है, आप किए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, हम आशा करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, हम अपने रसायन विज्ञान की तरफ, यानी कहते हैं इसको केमिस्ट्री। देखिए पूछा है किसमें, इसमें कार्बन परमाणु की संयोजकता क्या है। तो आपका इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि 4, यानी कि कार्बन की परमाणु संयोजकता 4 होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे पूछा है आपका कैल्शियम फास्फेट का सूत्र बताइए। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र देखिए CA3CO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन देखिए, रासायनिक समीकरण है, इसको जो है बताना है कि क्या है, योगात्मक अपक्रिया है, निराकरण अपक्रिया है, और अवक्षेपण अपक्रिया है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान दीजिए, ये आपकी क्या है, योगात्मक अपक्रिया है। कौन सी है, योगात्मक, पहला ऑप्शन सही है। ये था आपका हिंदी वर्जन, इसी का सब इंग्लिश वर्जन है। बैलेंस ऑफ कार्बन एटम्स इज 4, द फार्मूला ऑफ कैल्शियम फास्फेट इज CA3CO4 का ट्वाइस। ठीक है, केमिकल इक्वेशन का नाम बताना है, कौन सी इक्वेशन है, तो एडिशन रिएक्शन है। कौन सा है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी क्रम में हम अपने अगले क्वेश्चन तरफ। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में आक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। ठीक है, इसमें आक्सीकारक और अपचायक पदार्थों को कार्य देते हुए समझाना है। ठीक है, कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए। इसमें उपयोग लिखना है, 2 नंबर में है, इसको बताना था। मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं 2 उपयोगिताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के किन्हीं 2 उपयोगिताओं को नाम आप लिखे होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए आपका हिंदी वर्जन था, अभी आपका इंग्लिश वर्जन है, वही बातें सब इंग्लिश में कही गई है। ठीक है, आप देखिए फिर बढ़ते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए 7 में क्या है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी नाम, UPAC पद्धति में नाम लिखिए। ठीक है, इसका भी वीडियो के अंत में है, अभी आपको बता देंगे। ठीक है, इसी क्रम में बढ़ते हैं फिर आगे। विद्युत रसायन श्रेणी की किन्हीं 2 उपयोग लिखिए। ठीक है, विद्युत रसायन श्रेणी के किन्हीं 2 उपयोग भी लिखना है, आप लिखे होंगे। ठीक है, 7वें का देखिए हिंदी था, अभी इंग्लिश में यही बात की गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। ठीक है, ये आपको समीकरण पूर्ण करना था, पूर्ण आप किए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब फिर इसमें अथवा करके दिया है कि निम्न में से संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पर, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सजातीय श्रेणी, दहन अभिक्रिया, एस्टरीकरण। ठीक है, आप बढ़िया से लिखे होंगे। ये था आपका हिंदी वर्जन, इसी का इंग्लिश वर्जन है देखिए इधर। अब हम बढ़ते हैं इसी क्रम में खंड गा की तरफ, यानी पार्ट सी की तरफ। ठीक है, क्लोरोफिल अवशोषित करता है। देखिए जहाँ क्लोरोफिल की बात आ गई, तो क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जो है पत्तियां अपनी भोजन बनाती हैं। जब भी क्लोरोफिल की बात आए तो आप प्रकाश ऊर्जा की ही लगाएंगे। कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा। जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। ठीक है, तो आपने सोचना है क्या, आप ऑप्शन नंबर पहला लगाए होंगे, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन इसका सही आंसर है। ठीक है, इसी में बढ़ते हैं ग, इसी का ग है, यानी 8वें का ग देखिए, यानी कि मानव में भ्रूण का पोषण मिलता है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, तो आप जानते हैं प्लेसेंटा से जो है उस भ्रूण को मतलब भोजन या पोषण मिलता है। ठीक है, विषम पोषी नहीं है, तो इसमें आप लगाए होंगे। चलिए फिर इसी क्रम बढ़ते हैं हम आगे तरफ, यानी क्वेश्चन 9वां था, 9वां का हिंदी था, ये आपका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है,
चलिए फिर बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। पूछा है डायाफ्राम क्या है या कहाँ पाया जाता है। डायाफ्राम का पूछा है क्या होता है या कहाँ पाया जाता है मानव शरीर में। ठीक है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन का को उदाहरण देकर लिखिए। ठीक है, विषम पोषी पोषण क्या है इसका एक उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, 10वें का हिंदी था, ये आपका इंग्लिश है। ठीक है, बढ़ते हैं फिर 11 नंबर क्वेश्चन पे। मानव के नर जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, मानव के नर जनन तंत्र का एक नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, या तो इसे कर किए होंगे आप, या आवृत्ति बीजी या एंजियोस्पर्म पुष्प के स्त्री केसर के अंदर काट का एक नामांकित चित्र बताना था। ठीक है, इसमें बढ़ते हैं इसी के खागे दो यानी किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी, यानी कि फ्रान यानी विक्राणु, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक संसाधन, किसी पर भी आपको ये 4 नंबर के क्वेश्चन है, तो यानी 2 नंबर के हैं। दो क्वेश्चन लिखने करने हैं, 2 नंबर के हैं। चलिए फिर आगे देखिए, अथवा किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। क्या वायु श्वसन, मानव हृदय में रुधिर प्रवाह, वन प्रबंधन, किसी पर भी लिखना था। ठीक है, आपका 11वें का हिंदी वर्जन था या आपका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे। एक आवृत्ति विधि यानी एंजियोस्पर्म पौधे के नर जननांगों का वर्णन करना है, अथवा मानव में लिंग निर्धारण की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, 7 नंबर के हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो फिर आपका देखिए 12वां क्वेश्चन समाप्त हुआ, यानी आपका पेपर अब समाप्त हुआ। चलिए फिर इसको देख लेते हैं कुछ सॉल्यूशन। यानी देखिए हम आपको बताएं अभी खंड का पार्ट ए का प्रश्नोत्तर नंबर 1 का दिया है क्या, उसमें दिया था ना, उसमें क्वेश्चन कौन सा था देखिए आप, उसमें था कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, यानी कि R बराबर 30 सेंटीमीटर, और इसकी फोकस दूरी यानी यह पूछा था, तो आप जानते हैं यह बराबर R/2 यानी कि 30/2 क्या हो गया 15 सेंटीमीटर। तो इसमें ऑप्शन आपको बताया था 15 सेंटीमीटर सही था, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा ही है। ठीक है, खा यानी किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। ठीक, ये देखिए आपका बहुत बढ़िया चित्र के माध्यम से बताया गया है। देखिए आपकी वस्तु जो है कहाँ पर है, आभासी केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखी गई, जो बी आपको दिख रही छोटी सी ये वाली, देखिए ध्यान से, ए वाली जो आपको बी वाली लग रही है, यही आपकी वस्तु है। ठीक है, यानी कि मुख्य फोकस अथवा प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखी गई है। ठीक है, यानी कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में रखी गई। ऑप्शन नंबर 4 इसको सही ऑप्शन है, सही। ठीक है, अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन नंबर गा की तरफ। देखिए गा में क्या है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक, आप जानते हैं कि W/P होता है। ठीक है ना, तो क्या हो गया का नाम पावर को होता है किलोवाट, और टी मतलब घंटा, यानी किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही था। ठीक है, अब खा की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन के खा, इसमें पूछा था विद्युत धारा का मापन क्या, आपको हम बताए थे अभी, ये अमीटर होता है। ठीक है, आप बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 का क्या था, एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताना था। ठीक है, आपको दिया क्या था, देखिए वी आपने यू दिया है आपका -15 सेंटीमीटर, एफ दिया है आपका क्या -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि अवतल दर्पण की बात हो रही है, और वी आपको पूछा था। तो आप जानते हैं कि 1/U + 1/B बराबर 1/F होता है, या इसको कह दीजिए 1/F बराबर 1/U + 1/V। ठीक है, इसी पर रख करके आप मान निकाले हैं। देखिए इस तरह से 1/15 + 1/B बराबर 1/-30। ठीक है, इधर पश्चांतर कर दिए हैं, तो माइनस का जो 15 था वो प्लस हो गया, दोनों पक्षों का लासा लेकर के, लासा दोनों का 30 है, उसको हल कर दिए, यानी 1/30, यानी 1/B बराबर 1/30 आ गया। ठीक है, तो B बराबर आपका 30 आ जाएगा, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा तथा वास्तविक बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका मान प्लस में आया है, जब भी इसका मान प्लस में आता तो वास्तविक होता है। ठीक है, नहीं अगर माइनस में आता तो क्या आभासी होता। ठीक है, अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2 का खा, देखिए क्या है, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, तो
देखिए भाई, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तब लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आपसे हम कुछ नहीं मांगते हैं, आप केवल बस ही आप लाइक कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इतनी मेहनत से इसको तैयार करना पड़ता है, ठीक है। आपके लिए ही हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो जब श्वेत प्रकाश, देखिए हम आंसर बताएं आपका, देखिए श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, क्या जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है, ठीक है, तथा 7 विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित रहती है। आपको एमके सर एकदम चिल्ला के पढ़ाए हैं, इतना बढ़िया से पढ़ाए हैं वर्ण विक्षेपण और जो है श्वेत प्रकाश की। आप प्लेलिस्ट में वीडियो हो उसको जाकर के देखिए, ठीक है। और देखिए हाँ आगे देखिए, ये 7 और विभिन्न रंगों के किरणों में विभाजित हो जाती है। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में प्राप्त रंगों का क्रम बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इन क्रमों में विभाजित होती है, ठीक है। इतना ही केवल लिखना था आपको 2 नंबर में, ठीक है। अब 2 नंबर के गा की तरफ बढ़ते हैं। वैद्युत विभव पूछा है, वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा इनके मात्रक लिखना था। देखिए, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं तथा इसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। मात्रक पूछा था, मात्रक देखिए विभव का होता है वोल्ट अथवा जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक है ना। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। देखिए अब बात करें कि वैद्युत विभवांतर, यानी किसी चालक में 2 बिंदुओं की, देखिए वैद्युत विभव अनंत से किसी एकांक आवेश को लाया जाता है, लेकिन अगर विभवांतर वो दिए गए तो विभवांतर मतलब विभव का अंतर, यानी कि इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच गति करने में एकांक आवेश द्वारा किए गए कार्य को उन बिंदुओं का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसका भी वोल्ट होता है, उसका भी वोल्ट होता है, ठीक है ना। या वोल्ट कहिए, आप कहिए जूल प्रति कूलाम कहिए, ठीक है। अब इसका देखिए सॉल्यूशन खंड गा का है, यानी पार्ट बी का है। मैंने आपको बताया था कि कार्बन परमाणु की संयोगिता क्या होती है? 4 होती है, ठीक है। इसमें 4 बताया गया है। और देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 5, अब बढ़ते हैं 5 का खा वाला। इसमें पूछा था कैल्शियम फास्फेट का सूत्र, तो इसमें आप तीसरा नंबर सही है, यानी कि CA3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है। प्रश्नोत्तर नंबर 5 का गा देख लीजिए। इसमें पूछा था रासायनिक समीकरण BaCl2 जली प्लस H2SO4 जली तीर BaSO4 ठोस प्लस 2ACl, यह कौन सी क्रिया थे? यह योगात्मक अपक्रिया थे, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। कार्बनिक, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम लिखिए, ठीक है। तो देखिए क्या था, यानी कि HCOOH, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? मेथनोइक एसिड। क्या कहते हैं? मेथनोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला देख लीजिए, 1,2-डाईमेथिल, यानी कि देखिए 1,2-डाईमेथिल 4-मेथिल पेंटेन, ठीक है। इसका नाम क्या है? 1,2-डाईमेथिल 4-मेथिल पेंटेन। खंड गा देख लीजिए। इसका पार्ट सी देखिए क्या था। क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरोफिल अवशोषित करता है क्या? ऑप्शन नंबर तीसरा सही था, प्रकाश ऊर्जा। प्रश्नोत्तर नंबर 9 का खा देखिए। इसमें चार्ल्स डार्विन मैंने बताया था अभी जो आपको। और फिर 9वें क्वेश्चन का गा, इसमें प्लेसेंटा सही है, ठीक है। तो ये आपके पूरे हुए क्वेश्चन, ठीक। और बहुत ही बढ़िया से आगे जो बचे पेपर हैं उसको दीजिए, बहुत ही मन से दीजिए, ठीक है। और अच्छी तैयारी कीजिए, किसी की बहकावे में नहीं आइए, ठीक है। और बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।